नमस्कार सभी को। ब्राइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजनाओं और इसके साथ ही साथ भरमौर क्षेत्र के जनजातीय विकास कार्यक्रम और इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसको जानने के लिए एक चीज हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया नियोजन। ये नियोजन क्या होता है? नियोजन का तात्पर्य एक योजना से होता है। ठीक है ना, एक योजना बनाना, उस पर काम करना, इन सारी चीजों का मतलब क्या है? नियोजन। इसमें मुख्यतः तीन चीजें शामिल होती है। हम कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ सोचते हैं उसके बारे में कि हमको प्राप्त क्या करना है। उसके बाद हम कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाते हैं, मतलब हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी, हम काम कैसे करेंगे, किन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने पैसे का खर्चा आएगा। इसके लिए हम एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कुछ कर्म करते हैं, उसके लिए कुछ गतिविधियां करते हैं। तो मुख्यतः ये तीन चीजें किसी भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल होती हैं। पहली होती है सोच विचार की प्रक्रिया, दूसरी होती है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, और तीसरा हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए कुछ गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं, कुछ काम करते हैं। ये तीन चीजें मुख्यतः नियोजन में पाई जाती हैं। अब नियोजन तो हो गया, लेकिन नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन के उपागम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से नियोजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो ये दो तरीके से मुख्यतः होता है। एक होता है खंडीय नियोजन और एक होता है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन क्या? दोनों बहुत आसान भाषा में अगर बताएं तो खंडीय नियोजन सेक्टर को टारगेट करता है, विभिन्न सेक्टरों को टारगेट करता है। जैसे कृषि को टारगेट करेगा, उद्योगों को टारगेट करेगा और इनके लिए कार्यक्रम बनाएगा, इनके लिए योजना बनाएगा, इनके लिए नियोजन प्रक्रिया बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको खंडीय नियोजन। खंडीय नियोजन मतलब सेक्टर को टारगेट करेगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन किस लिए किया जाता है? प्रादेशिक नियोजन का मतलब एक बड़े प्रदेश के स्तर पर, एक क्षेत्र के स्तर पर जब हम कहते हैं, इसको कोई भी योजना तैयार करते हैं, एक नियोजन प्रक्रिया बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रादेशिक नियोजन बनाता है। इसका फायदा ये होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत सारे राज्य हैं जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड, ये थोड़ा पिछड़े हुए क्षेत्र में आते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक ऐसा योजना तैयार की जाए, एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे ये जो प्रादेशिक विकास के स्तर पर असमानता है, कि कोई बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब प्रदेश है, इसकी भरपाई की जाए, इसको बराबर किया जा सके। कोई ज़्यादा हो गया, इसमें कोई खामी नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन कोई बहुत पिछड़ा ना रह पाए, इसलिए सरकार क्या करती है? एक प्रादेशिक नियोजन की व्यवस्था करती है ताकि सभी प्रदेशों को समान स्तर पर लाभ पहुंच सके। तो इस तरह से नियोजन के दो ही उपागम हैं, एक होता है खंडीय नियोजन और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। इसके आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था विकास कार्यक्रमों के लिए। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? किसी भी सेक्टर को टारगेट करके 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें सरकार ये बताती है कि हम अगले 5 सालों पर किन किन क्षेत्रों पर, किन किन विशेष क्षेत्रों पर हम खर्चा करने वाले हैं और उस खर्चे के या उस व्यय से हमको क्या परिणाम मिलने वाला है। खर्चा नहीं, उसको बेसिकली निवेश बोलेंगे। वो निवेश क्या करेंगे और उससे फिर उनको क्या क्या हासिल होने वाला है। जैसे मान लीजिए कृषि में वो निवेश करेंगे तो कृषि का कितना विकास होगा या जीडीपी में कितना ग्रोथ होगा, ये सारा खाका पंचवर्षीय योजना में पहले तैयार होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग 5 सालों तक उस योजना पे काम चलता रहता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम पंचवर्षीय योजना को अगर देखें तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई हैं वो सोवियत संघ से सीख लेके शुरू की गई थी। सोवियत संघ में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, जो पहले पूर्व सोवियत संघ था, रसिया के बनने से पहले, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1928 में शुरू की गई थी। भारत में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ होता है 1951 में।
और 1951 से 2017 तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक यहाँ पे चलाई गई हैं, जिसमें से एक का कार्य जो है 1974 से 78 तक का था वो 4 वर्षों का रहा है। बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं लगभग 5-5 सालों के लिए चलाई गई हैं। इसी दरमियान 1951 से 2017 के दौरान ही 78 से 80, 1978 से 80 ये 2 सालों का जो फेज था जिसमें जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना, उन्होंने 2 सालों को उस समय उन्होंने प्लान बनाया था, रोलिंग प्लान, ठीक है ना, एक वार्षिक प्लान था। और इसको रोलिंग प्लान को 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने खत्म कर दी। तो अगर 12 पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 वर्ष का एक प्लान रहा पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष चली 74 से 78 तक, ठीक है। दूसरी एक रोलिंग प्लान चलाया गया 78 से 80 में, 80 में इसको इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। और इसी दौरान हम देखते हैं कि 60 से 70, 1960 से 70 के बीच में भारत आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। उसका कारण क्या था कि भारत 2 बड़े युद्धों में संलग्न था। 1962 में उसका भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके अलावा 1965 में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध चल रहा था जिसका भी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो इस दौरान हम देखते हैं कि जब 65 में युद्ध खत्म हुआ उसके बाद 66 से लेके 1966 से लेके 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। और इस काल को 1969 से 1966 से 1969 तक वाले काल को हम योजना अवकाश काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन 3 सालों को किस नाम से जानते हैं? योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसी में हम इस अध्याय के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसी में हम जानेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रमुखता दी गई थी, और वहीं दूसरी ओर 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके आगे अगर बढ़े अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो हम इसमें देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य या अगर प्राथमिकता हम इसमें देखें तो कृषि सेक्टर को। आज़ादी के बाद हमें इस बात का भान था, हमारे नेताओं को इस बात का भान था कि भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश है और आत्मनिर्भरता के लिए या लोगों को खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। तो 1951 से 56 तक कृषि और सिंचाई पे ज़्यादा फोकस किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण 1956 से 1961 तक औद्योगिकरण पे बल दिया गया। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वो किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई? औद्योगिकरण को प्राथमिकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में गतिमान एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से ठीक है ना, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति हुई है। 5वीं में जो 74 से 78 तक चली थी, बेसिकली इसमें थोड़ा सा ये डाटा उन्होंने गलत दे रखा था, नीचे मैंने सही कर दिया है, 74 से 78 तक ये चली थी। इसमें गरीबी उन्मूलन पे ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, एक होता है लक्ष्य समूह नियोजन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को काबू में रखने के लिए, ठीक है ना, क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर विषमताएं ना आए, असमानता ना आए, इसको काबू करने के लिए जो योजना आयोग होता है उसने लक्ष्य समूह और लक्ष्य क्षेत्र उपागम को प्रस्तुत किया था। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग भारत में विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं की रूपरेखा बनाता है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और ये भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर के लिए वो योजना आयोग योजनाएं बनाता है। लेकिन 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे भारत में नीति आयोग नीति आयोग शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये 2014 तक केवल था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है।
ठीक है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन होता क्या है? जब भी हम किसी क्षेत्र को टारगेट करके कोई योजना बनाते हैं, कोई नियोजन प्रक्रिया संचालित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जिसमें हमारा लक्ष्य क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, जैसे कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम या सूखाग्रस्त, ऐसे क्षेत्र, मतलब किसी एक विशेष टॉपिक को लेके कि हाँ यहाँ पे कौन सा विकास होगा, या सूखा वाला क्षेत्र कौन सा है, या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों का विकास शामिल होगा, ऐसे क्षेत्रों को टारगेट करके जब नियोजन प्रक्रिया की जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। अगर लक्ष्य समूह की बात करें तो इसमें लोगों के समूह को टारगेट किया जाएगा, उसमें क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा था, इसमें समूह को टारगेट किया जाएगा। जैसे कि लघु कृषक विकास संस्था, इसमें क्या किया गया? छोटे किसानों को टारगेट किया गया। ऐसे सीमांत किसान विकास संस्था, ठीक है ना, ऐसे समूह को, ऐसे मजदूरों को टारगेट करके कोई योजना चलाई जाए, या व्यापारियों को टारगेट करके कोई योजना चलाई जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? लक्ष्य समूह नियोजन प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं पर्वतीय विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था, और इसमें यूपी के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड भी इसमें शामिल था, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु की नीलगिरी आदि सभी ये जितने भी पर्वतीय क्षेत्र थे, इनको शामिल करके 15 जिले इस योजना में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब एक कमेटी है, नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट, उसने 1981 में कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव क्या था कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला अगर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको इस योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने इसकी सिफारिश की थी, और लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी थी, बशर्ते वो क्षेत्र या वो पहाड़ी क्षेत्र जो 600 मीटर से अधिक है, उसके लिए कोई अलग से जनजातियों के लिए बने योजनाओं के अंतर्गत ना आती, यानी वो क्षेत्र किसी और जनजातीय योजनाओं के अंतर्गत ना आता हो, तो उसको किस में शामिल किया जाए? पर्वतीय विकास क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय विकास समिति द्वारा सुझाव क्या क्या दिए गए थे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किया गया कि हमें एक ऐसी योजना बनाना है, ऐसी योजना बनाना जिसके द्वारा सभी लोगों को बराबर लाभ मिल सके, स्थानीय संसाधनों पर प्रतिभा का विकास हो सके, और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है वो जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना है। ठीक है ना, जीविका निर्वाह का मतलब क्या है कि हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितने से हमारा खर्चा चल जा रहा है, हमारा भरण पोषण हो रहा है, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमारा बचत हो, हम उसको बेचें, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था ना होके केवल कैसी अर्थव्यवस्था हो जा रही है, ऐसी जो अपना जीवन यापन निकाल सके, उसको बदल के कैसे करना है? हमको निवेश उन्मुखी बनाना है। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा कि प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों को शोषण से बचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, और इसके अलावा बाजार व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि श्रमिकों को लाभ मिल सके। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य पॉइंट है कि परिस्थितिकी संतुलन बनाया जाए। कुछ भी अगर विकास प्रक्रिया चलाई जा रही है तो उसमें पर्यावरण को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में की थी। ठीक है, योजना आयोग ने क्या किया? इसने 67 जिलों की पहचान की, ऐसे क्षेत्रों की जो सूखा संभावित क्षेत्र थे। कब की थी? 1967 में की थी। और 1972 में सिंचाई आयोग द्वारा 30% क्षेत्रों को लेकर मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन दोबारा से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन साधन विकसित करना, और गांव में आधारभूत सुविधा तथा बाजार ऋण जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे, तो हम देखेंगे कि इसमें पहला क्षेत्र जो शामिल था वो था गुजरात, उसके अलावा राजस्थान शामिल थे, पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल था, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल था। ठीक है ना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो रायलसीमा क्षेत्र है वो इसमें शामिल है, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु, ये इसके प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्रों में शामिल थे। इसके अलावा अगर हम इसका
परिणाम देखें कि इस योजना को चलाया गया, ये जो कार्यक्रम चलाया गया, इसका परिणाम क्या आया, तो हम इसमें देखेंगे कि सिविल निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। हमें पता है हमारे देश में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और उसी को शामिल करने के लिए ऐसे भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे हम जानते हैं मनरेगा, बहुत विशेष तौर पर उसकी ज़रूरत अगर देखें बेसिकली उससे ज़्यादा अच्छे से काम मशीनों से लिया जा सकता है, खासकर सड़कों को बनाने के लिए ऐसा, लेकिन नरेगा कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है बेसिक तौर पे कुछ दिनों के लिए साल में, इसलिए नरेगा को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उसको क्रियान्वित किया जाता है क्योंकि लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही इस योजना के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से सिविल निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं, वनीकरण तथा भूमि सुधार पर जोर दिया गया था। क्या कहा गया? सिंचाई के साधन विकसित किए जाएंगे और इसके अलावा जंगलों को लगाया जाएगा ताकि पर्यावरण में सुधार हो सके, और इसके अलावा भूमि सुधार पर इसमें जोर दिया गया था। अगर हम बात करें किसी केस स्टडी की तो हम इसमें देखते हैं कि भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम एक चलाया गया था, और ये भरमौर कहाँ पे है? इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का एक जिला है चंबा जिला, ठीक है। उस चंबा जिले के 2 तहसीलें यानी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया था। कौन कौन थी वो? भरमौर और होली, इन 2 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है ना। 21 नवंबर 1978 को इन्हें जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किया गया था। अब अगर हम बात करें भरमौर या होली तहसीलों की, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख जनजाति है वो गद्दी जनजाति है, जिसको 1970 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? गद्दियाली है। जलवायु यहाँ की बहुत ही कठोर है और आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है, यानी यहाँ पे जीवन यापन बहुत ही कठिन है, बहुत ही संघर्षपूर्ण है। जनजातीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भरमौर क्षेत्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष भरमौर का भी विकास करना है। केवल भरमौर नहीं, भरमौर और होली 2 तहसीलें इसमें शामिल हैं, तो दोनों क्षेत्रों का, हिमालय के बाकी जो जिले हैं, जो बाकी क्षेत्र हैं, उनके बराबर उनको भी विकास करना है वहाँ पे। अगर हम इसका भरमौर का मैप देखें कि ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि ये पहला वाला जो मैप है जिसमें भरमौर लिखा है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, और यहाँ पे चंबा जो कि जम्मू कश्मीर से लगता हुआ एक जिला है, और इसी जिले में बिल्कुल नीचे, ठीक है ना, हल्का सा नीचे इसमें हम देखेंगे दूसरे वाले मैप में हमने गोला मार रखा है, चंबल जिले का मानचित्र है, इस गोले वाली जगह पे भरमौर क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम जो बनाया गया था उसमें कौन कौन से कदम उठाए गए थे, तो इसमें हम देखेंगे कि आधारभूत सुविधाओं, खासकर स्कूल और अस्पताल आदि का ज़्यादा विकास किया गया, इसका विकास किया गया, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमें पता है स्वास्थ्य और शिक्षा ये मानव का मूल होता है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शिक्षा जो लोगों को थोड़ा सा शिक्षा व्यक्तियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हर कोई जानता है आज के डेट में, और स्वास्थ्य भी, इसलिए आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्कूल और अस्पताल आदि के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था यहाँ पे। इसके अलावा स्वच्छ जल, सड़क तथा बिजली का विकास किया गया। कृषि के प्रदूषण मुक्त तरीकों का विकास किया गया, ऐसे कृषि के तरीके अपनाए गए जिसमें प्रदूषण ज़्यादा ना हो। पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया गया और स्त्री शिक्षा की विशेष पहल की गई। हम देखेंगे कि यहाँ पे साक्षरता को बढ़ाने के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा नकदी फसल जैसे दालें हैं, तिलहन है, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया था ताकि इनका उत्पादन ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। आर्थिक, इस जो योजना चलाई गई थी इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि नगदी और व्यापारिक फसलों का उत्पादन शुरू हुआ था इसके कारण, ठीक है ना। ऐसे फसलों का जिसको बेच के आप पैसे कमा सकते हैं, जिनका व्यापार कर सकते हैं, ऐसी फसलों का उत्पादन शुरू किया गया था, शुरू हो गया था। यहाँ पे जीवन स्तर में सुधार हुआ, ठीक है ना। अभी जो लोगों का लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है इस मामले में।
आजीविका अर्जित करने के लिए शरद ऋतु में प्रवास। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही भयंकर ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जब बर्फबारी होती है, तो वहाँ के लोग मैदानी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं रोजगार के लिए। ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साक्षरता में यहाँ पे वृद्धि दे, हमने देखा कि इसमें स्कूलों पे बहुत ज़्यादा खासा जोर दिया गया था इनमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसलिए साक्षरता में वृद्धि यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई, और खासकर स्त्री साक्षरता में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ें जैसे बाल विवाह और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनका अंत हो गया था, और लिंगानुपात में सुधार हुआ, यानी महिलाओं की संख्या में, बालिकाओं की संख्या में वृद्धि देखने को हमको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ठीक है। अगला बिंदु हमारा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर की संकल्पना किसने बनाई थी, कंवर सेन द्वारा तैयार की गई थी, और इसकी शुरुआत, ये जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर की, इसकी शुरुआत की गई थी 31 मार्च 1958 को। अगर नहर के विस्तार की बात करें तो इसकी कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है, जिसमें कृषि योग्य कमान क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें आता है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो पंजाब में एक बांध है, हरिके बांध, ठीक है ना, हरिके बांध पंजाब में है। अगर मैप में हम यहाँ पे देखें तो ये पंजाब में एक बांध है जो सतलज नदी और व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है, ये हरिके बैराज बांध, ठीक है ना, यहाँ से ये निकलती है और राजस्थान के मोहनगढ़, ठीक है ना, राजस्थान के मोहनगढ़ तक आती है। और ये हम देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सीमा के आसपास ये बगल से होते हुए आती है, लगभग शायद 40 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस पड़ता है, तो उसके समांतर होते हुए यहाँ मोहनगढ़ तक आती है। ठीक है, तो इसका विस्तार हमने देख लिया कि पंजाब के हरिके बैराज बांध से निकलती है और राजस्थान के मोहनगढ़ तक आती है। मैप भी हमने देख लिया। और अब अगर हम बात करें इसके निर्माण कार्यों की या इसके चरणों की, तो हम जानते हैं कि इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया था, ठीक है ना। पहला चरण जो है 1960 के दशक में आरंभ किया गया था, जिसमें इसके कमान क्षेत्र थे गंगानगर, हनुमान नगर और बीकानेर जिले का उत्तरी भाग इसमें शामिल किया गया था। और इस चरण में जो कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र था वो 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल था। दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी जब यहाँ पे सिंचाई शुरू हो गई 1980 के दशक में, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले को शामिल किया गया था। और इसमें कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र जो था वो 14.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था। अब अगर इसके सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो हम देखेंगे कि चारागाह क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी। बालू टिब्बे जो बन जाते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, या रेतीली हवाएं जो चलती हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। पारिस्थितिकी संतुलन में सुधार हुआ। अभी क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जब पानी जाएगा तो कृषि उत्पादन चीज़ें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था का विकास हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, वो हुआ। यहाँ पे फसलों की जगह जो पारंपरिक फसलें थी उनकी जगह पर अन्य फसल जैसे गेहूँ हो, कपास है, मूंगफली है या चावल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उत्पादित होना शुरू हो गई। फसल सघनता और उत्पादन में वृद्धि हो गई, ठीक है ना। पहले क्योंकि पानी इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलता था, कृषि के लिए सिंचाई एक प्रमुख साधन होना चाहिए, वहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो अब सिंचाई की जब व्यवस्था वहाँ पे हो गई तो क्या हुआ, फसलों की सघनता और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि मृदा में अब जल धारण की क्षमता का विकास हो रहा है, ठीक है ना। मृदा का विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जल धारण क्षमता बढ़ रही है मृदा की, इसलिए उसका विकास देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी क्षेत्र का नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जल भराव के कारण मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई, मृदा में खारापन आ गया था, ये समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। कृषि के सतत पोषणीयता पर सवाल उठाए जाने लगे कि क्या केवल कृषि के साथ साथ बाकी चीजें इसमें शामिल हैं या नहीं, या क्या कल को जाके इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है चीजों पर, ये भी इस पे सवाल उठाए जाने लगे। इसके अलावा कि केवल यहाँ पे कृषि कार्यों में ही प्रगति देखने को मिली है, अर्थव्यवस्था के बाकी सारे पहलुओं में कोई विस्तार देखने को नहीं मिलता है। इसके कारण रोजगार के स्तर में वृद्धि देखने को, बहुत व्यापक रोजगार के स्तर में वृद्धि देखने को नहीं मिली है, और कृषि उत्पादन को बाजारों से जोड़ने की श्रृंखला अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं की जा सकी है। और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आज के डेट में भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये हम यहाँ पे देखते हैं,
ठीक है। अगला बिंदु है हमारा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो सतत पोषणीय विकास विकास का एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकता आपूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी हम अपने संसाधनों का ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ें मिल सकें, उनको वो चीज़ कमी ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि पानी का संरक्षण करना चाहिए, नहीं आगे जाके पानी समाप्त हो जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो यही सतत पोषणीय विकास है कि हम जो भी अपना विकास मॉडल बना रहे हैं उसमें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करें, इस तरीके से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित ना हो, उनको भी वो सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यह संकल्पना जो है ये संसाधनों के जो भी संसाधन है हमारे, उनके संरक्षण के साथ साथ उसके विकास और वृद्धि पर बल देती है। ठीक है। इस शब्द का सबसे पहले अगर हम प्रयोग देखें तो 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, उसमें किया गया था। और ये रिपोर्ट क्या है, ये WCED की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। ठीक है। अगर हम सतत विकास के लिए सम्मेलन देखें, सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन से सम्मेलन अभी तक करवाए गए हैं, तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो सम्मेलन बोलते हैं, ये ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, ठीक है ना, यहाँ पे जून 1992 में इसको किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में किया गया था, कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क में इसको किया गया था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अगस्त 2002 को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था। अगर हम सतत पोषणीय विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो हम जानते हैं 2 पुस्तकें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिन्होंने व्यापक तौर पे लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है सतत पोषणीय विकास को लेके। तो इसमें पहली पुस्तक एहरलिच की है जिसका नाम है पुस्तक का द पॉपुलेशन बम। इन्होंने बढ़ती जनसंख्या की इसमें चर्चा की, किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों में कमी लाएगी और बाद में जाके हमें इससे सतत पोषणीय विकास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला। 1968 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। दूसरा मीडोज की पुस्तक है द लिमिट ऑफ ग्रोथ जो 1972 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा अगर हम सतत पोषणीय विकास के उपायों एवं सुझावों की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले तकनीकों का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि का विकेंद्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाना है। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास में सरकार, कर्मचारी, मीडिया या गैर सरकारी संगठन जिनको NGO बोला जाता है की भूमिका को बढ़ावा देना है। वनीकरण यानी जंगल लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और कमान क्षेत्र विकास क्रम आदि को बढ़ावा देना है। यानी किसी एक क्षेत्र को आप चुनिए और उसके विकास को बढ़ावा दीजिए, वहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं उनको बेहतर कीजिए। और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के बीच बहुआयामी संबंधों को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उपाय या सुझाव है। तभी हम सतत पोषणीय विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। इन सारे उपायों के अलावा व्यापक स्तर पर हम देखें कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को इस मामले में जागरूक किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है या पृथ्वी के लिए हमारे कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपके इसी यूट्यूब चैनल ब्राइन एजुकेशन पर। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।